हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉर्नर। आज का जो वीडियो होने वाला है वो क्लास 10th के लिए है। सब्जेक्ट होगा एसएसटी, और एसएसटी में भी जो ज्योग्राफी की बुक है उसके नोट्स प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जो नोटबुक के अंदर क्वेश्चन है, जो टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन है, सॉरी, उनके बारे में डिस्कशन होगा। चैप्टर बाय चैप्टर हर जो आपका डाउट्स है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन होगा। एक वीडियो में नहीं होगा, वो वीडियोज अपकमिंग जो होंगे उन सभी में आपका चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर होता जाएगा, और आप जो है वो हर चीज़ को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इतना मैं आपको श्योर कर देना चाहता हूँ। चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ क्लास 10th ज्योग्राफी। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, जो क्लास 10th के लिए ज्योग्राफी का जो सेक्शन है या जो बुक है उसके अंदर जो पहला हमें चैप्टर दिया गया है वो रिसोर्सेज और डेवलपमेंट को लेकर है। संसाधन और विकास। विकास किसका है, रिसोर्सेज क्या है, कितने प्रकार के या कितने टाइप्स के होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। किस तरह से रिसोर्सेज जो हैं वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, प्रिजर्व करने के लिए हमें क्या उपाय, क्या केयर करनी है, वो सभी चीज़ें हम वन बाय वन बिल्कुल रिलैक्स मूड से सॉल्व करते जाएंगे, देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। बस आप जो है वो केयरफुली वीडियो को देखते रहिए, एंड तक देखना है हर वीडियो को, जिससे हर टॉपिक, हर जो छोटी से छोटी बात है वो आपको क्लियर होती जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन जो क्रिएट होगा वो ये होगा कि जो रिसोर्स है, संसाधन जो होते हैं वो होते क्या है एक्चुअल। तो उसके लिए जो इसकी डेफिनेशन है उसको हम यदि टेक्निकली स्टडी करेंगे तो जो डेफिनेशन है वो होती है ये, जिसको मैं एक बार रीड करके आपको सुना दे रहा हूँ। यदि आपको दिखने में दिक्कत है तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट। एवरीथिंग यानी प्रत्येक चीज़, अवेलेबल यानी उपलब्ध है, इन आवर एनवायरनमेंट यानी हमारे पर्यावरण में, विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जिनका उपयोग किया जा सकता है, किसका, जो चीज़ हमारे आसपास या हमारे एनवायरनमेंट में उपलब्ध है, टू सेटिस्फाई यानी संतुष्ट करने के लिए अवर नीड्स, हमारी आवश्यकताओं का। ये जो है वो सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन हो गई रिसोर्स की। और यदि और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो वो हो जाएगा कि हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, जिनसे हमारी आवश्यकताएं या नीड्स कंप्लीट होती हैं, सेटिस्फाइड होती हैं, फुलफिल होती हैं, वो हर चीज़ रिसोर्स है। लेकिन यदि इसको टेक्निकल डेफिनेशन बनाएं तो उसमें ये और ऐड हो जाता है प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड यानी उपलब्ध कराई गई है, हमने जनरेट नहीं किए हैं, वो हमें पहले से दी गई हैं, उपलब्ध करवाई गई हैं, प्रोवाइड कराई गई हैं। उसके साथ साथ हमें उस डेफिनेशन में ये भी ऐड करना पड़ेगा, इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। तकनीकी रूप से वो क्या है, वहन कर सकते हैं। उसके साथ साथ इकोनॉमिकली फिजिबल, वो आर्थिक रूप से संभव होनी चाहिए। फिजिबल यानी संभव, मतलब पैसे इतने होने चाहिए उस रिसोर्स के कि उसको हम खरीद सकें। इकोनॉमिकली संभव होनी चाहिए। और कल्चरली एक्सेप्टेबल, सांस्कृतिक रूप से या संस्कृति के एस्पेक्ट से वो स्वीकार्य होनी चाहिए, मतलब हर कोई, हर जो कल्चर वाला है वो उसको एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले। कैन बी टर्म एज रिसोर्स, उनको हम किस शब्द में या किस वर्ड में सम अप कर सकते हैं, रिसोर्स या संसाधन। तो ये है रिसोर्स की डेफिनेशन। अब यदि यही क्वेश्चन कि व्हाट इज रिसोर्स आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, इतना सफिशिएंट है। लेकिन यदि आपको ये कहा जाता है कि डिफाइन द वर्ड्स रिसोर्स, तो फिर आपको ये कंप्लीट डेफिनेशन जो है वो लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो भी आ गई है, और जो अपन सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं रिसोर्स वर्ड को या टर्म को, वो भी हमने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। तो ये तो हो गया है हमारा एक डेफिनेशन, इसके लिए, रिसोर्स के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने वर्ड बाय वर्ड उसका हिंदी बनाया है, उसका हिंदी मीनिंग बताया है, इंग्लिश में जो जैसा लिखना है वो आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हिंदी में इसको कहते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। कितनी कैटेगरी में उसको कैटेगराइज किया गया है रिसोर्सेज को, या कितने क्लासेज में उसको अपन डिवाइड कर सकते हैं, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं द रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड। संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है एज, जैसे फर्स्ट वन इज, पहला जो इसका वर्ग है, क्लास है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन होता है उद्गम, मतलब कहाँ से ये उदय हुए हैं, कहाँ से इनको हमें अपन ला सकते हैं या इनको प्राप्त कर सकते हैं। तो इनका उद्गम स्थल जो है उसके बेसिस पे कितने टाइप के रिसोर्स होते हैं, तो वो है, एक तो है बायोटिक। क्या है, बायोटिक। दूसरा क्या है, एबायोटिक। अब बायोटिक को कहते हैं जैविक। क्या कहते हैं, इनको मैं आगे लिख दे रहा हूँ, जैविक। और एबायोटिक जो होते हैं वो कहलाते हैं एवं अजैविक। अब जैविक से मतलब जो जीवों से रिलेटेड हो, और जो अजैविक होते हैं या जो एबायोटिक होते हैं वो होते हैं नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड रहने वाले। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन द रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज बायोटिक एंड एबायोटिक। इतना आपको ध्यान रखना है कि ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, वो है बायोटिक और एबायोटिक। हिंदी में इनको जैविक और अजैविक कहते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड जो इनकी क्लास है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी। उपलब्ध, मतलब उनको किस प्रकार से रिन्यू किया जा सकता है या दोबारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उस बेस पे या उस आधार पे इनको फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल।
रिन्यूएबल वो होते हैं, नवीकरणीय कहते हैं इनको हिंदी में, जिनको दोबारा से नया बनाया जा सकता है रिसाइकल करके। और नॉन रिन्यूएबल का मतलब जिनको एक बार यूज कर लिया जाए तो फिर उनको वापस हम रिसीव नहीं कर सकते हैं। तो ये नवीकरणीय है, जिनको नवीन या नया बनाया जा सकता है। ये वो है जिनको हम दोबारा से नया नहीं बना सकते हैं। तो हिंदी में आप इनको लिखेंगे नवीकरणीय, और आगे जो ये नॉन रिन्यूएबल है इसके आगे ए लगा देंगे तो वो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा अनवीकरणीय, जिनको नया नहीं बनाया जा सकता है या रिन्यू नहीं किया जा सकता है, दोबारा से नहीं बनाया जा सकता है। तो एक्सेसिबिलिटी के आधार पर इसको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, नवीकरणीय रिसोर्सेज और अनवीकरणीय संसाधन। तो ये इसकी सेकेंड जो क्लास है वो होती है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। थर्ड जो इसकी कैटेगरी है या थर्ड जो इसका क्लास है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर किसका पोजीशन है, किसका डोमिनेंस है उन रिसोर्सेज पे, ओनरशिप के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो देख लीजिए, इंडिविजुअल है, कम्युनिटी है, नेशनल है और इंटरनेशनल है। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, कम्युनिटी मतलब सामुदायिक जो समाज के हों या कम्युनिटी के हों, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, और इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय। एक तरह से सभी जो रिसोर्सेज हैं वो नेशनल होते हैं। एक देश में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग कैटेगरी में भले ही हों, लेकिन वो अल्टीमेटली किस टाइप के होते हैं, नेशनल रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि वो देश के होते हैं। इंटरनेशनल उसका चौथा पार्ट है, ओनरशिप के आधार पर जब इनको कैटेगराइज किया जाता है। तो व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप वी कैन डिवाइड द रिसोर्सेज इनटू 4 कैटेगरीज, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। चलिए, ये हो गया इसका थर्ड क्लास। फोर्थ जो इसकी क्लास है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्था के आधार पर, कि जो रो रिसोर्सेज हैं जो जिनको अभी इंप्रूव किया जाना है, डेवलप किया जाना है, तो डेवलपमेंट के बेसिस पे कितने टाइप्स में इसको डिवाइड या कैटेगराइज किया गया है। तो एक होता है पोटेंशियल मतलब संभावित, एक होता है ऑलरेडी डेवलप जो पहले से ही विकसित है, उनको डेवलप करने की जरूरत नहीं है, एक होता है स्टॉक जिसको हमने बचा के रखा है या स्टॉक कहीं पे हमें मिला है, वो पहले से ही वहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा हैं, ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, एक साथ पाए जाते हैं एक ही जगह पे। और एक होता है रिजर्व, जहाँ हम उसको सुरक्षित रूप से रखते हैं किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। तो डेवलपमेंट की अवस्था या स्टेटस के आधार पर फिर से 4 कैटेगरीज हैं रिसोर्सेज की, एक पोटेंशियल है, एक डेवलप्ड है, एक स्टॉक है और एक रिजर्व है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 4 इसकी क्लास हैं जिनमें रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया गया है। ये 4 इसके टाइप्स हैं जो हम रिसोर्सेज के लिए पढ़ते हैं। डिफरेंट बेसिस पे उनको डिफरेंट कैटेगरीज में या क्लासेज में डिवाइड किया गया है। सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब इसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो सभी जो ये क्लासेज हमने पढ़ी हैं इनको एक्सप्लेन किया गया है। मैं ये क्योंकि आपके सिलेबस से ये टॉपिक हट गया है तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बायोटिक को एक्सप्लेन किया गया है, एबायोटिक को एक्सप्लेन किया गया है, और रिन्यूएबल कौन से होते हैं एग्जांपल्स के साथ में, जैसे बायोटिक जो है ह्यूमन बींग्स हैं, फ्लोरा एंड फ्यूना है, फिशरीज है, लाइफ स्टॉक है, ये है। एबायोटिक के अंदर जैसे रॉक्स हैं, मेटल्स हैं, एक्सेट्रा जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिनसे हमारी जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई होती हैं। रिन्यूएबल के अंदर जैसे वाटर है, फॉरेस्ट है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, वाइल्ड लाइफ है, एक्सेट्रा। नॉन रिन्यूएबल के अंदर जैसे ऑयल है, कोल है एंड अदर मिनरल्स जिनको अपन ज़मीन से खोद के निकालते हैं, जिनको दोबारा से हम बना नहीं सकते हैं, वो सभी नॉन रिन्यूएबल में काउंट होते हैं। उसके बाद में ओनरशिप के आधार पर इंडिविजुअल हैं, जैसे कि प्लॉट्स हैं, हाउसेज हैं। कम्युनिटी के आधार पर जैसे पब्लिक पार्क्स हैं, पिकनिक स्पॉट्स हैं जो एक कम्युनिटी के द्वारा ऑन किए जाते हैं, या उनके ऊपर एक समाज का या एक ट्रस्ट का मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति का स्वामित्व होता है, ओनरशिप होती है। नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आप ये कह सकते हैं कि सभी जो रिसोर्सेज हैं जो किसी देश के अंडर आते हैं या उसके ओनरशिप में आते हैं वो सारे नेशनल रिसोर्सेज कह सकते हैं। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। एक तकनीकी रूप से अपन ये कहें कि सारे जो रिसोर्सेज हैं वो राष्ट्रीय संसाधनों की कैटेगरी में आते हैं। इंटरनेशनल में क्या है, द रिसोर्सेज लेइंग बियॉन्ड 200 किलोमीटर्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इन द ओशियंस आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। मीन्स आप उसको ये कह सकते हैं कि 200 नॉटिकल माइल्स ओशियन में, किसी एक देश की बाउंड्री या जो उसकी बॉर्डर है उससे दूर समुद्र के अंदर 200 नॉटिकल माइल से आगे का जो एरिया है वहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं ओशियन के अंदर वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं, और उनका यूज कोई भी विदाउट द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता है, वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब डेवलपमेंट के आधार पर पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं जैसे विंड और सोलर एनर्जी है। डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं जैसे कि रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। ऐसे रिसोर्सेज जिनकी मात्रा और जिनकी गुणवत्ता पहले से ही निश्चित है उपयोग करने के लिए, मतलब वो रेडी टू यूज होते हैं। स्टॉक जो है, द रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वेड बट कैन नॉट बी यूज ड्यू ए लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसे रिसोर्सेज जो हैं तो सही लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव में हम उनका उपयोग नहीं कर सकते। अब जैसे वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक कंबाइंड फॉर्म है, उसमें इनफ्लेमेबल गैसेज होती हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन उनको अलग अलग करके यूज करने वाली टेक्नोलॉजी अपने पास में नहीं है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हैं वो स्टॉक रिसोर्सेज कहलाते हैं। रिजर्व रिसोर्सेज जो हैं
उनको उनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, हैव बीन सर्वेड, वी कैन यूज देम विथ प्रेजेंट टेक्नोलॉजी बट देयर यूज हैड नॉट बीन स्टार्टेड आर नोन एज रिजर्व। ऐसे रिसोर्सेज जिनके यूज करने की हमारे पास में टेक्निक तो है, टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन अभी तक उनका यूज किया जाना शुरू नहीं हुआ है, तो उसको कहते हैं रिजर्व। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं उनको विकसित कैसे किया जाए, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब पहला पॉइंट जो है वो यह है, रिसोर्सेज जो है वो वाइटल यानी बहुमूल्य या कीमती है, मूल्यवान है फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, अस्तित्व के लिए, मानव अस्तित्व के लिए ये जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही वाइटल हैं, मूल्यवान है, कीमती हैं। वो आप देख लेना, मैंने बता दिया इसका मीनिंग वाइटल का, बहुमूल्य। इट इज़ बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ऐसा विश्वास किया जाता है या ऐसा माना जाता है कि जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन जो हैं वो नेचर की तरफ से हमें गिफ्ट मिले हैं, वो भी फ्री। ह्यूमन बींग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली, बिना भेदभाव के, मानव को उसका उपयोग बिना भेदभाव के करना चाहिए। एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स, और यहीं से जो नीचे आगे आप प्रॉब्लम्स देखेंगे उनकी शुरुआत होती है। अब जब यूज करेंगे तो कुछ ना कुछ उसके अंदर ऑब्स्टेकल या प्रॉब्लम तो आएगी। चलिए देखते हैं कौन सा है। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, ये जो है सबसे मेजर प्रॉब्लम है, संसाधनों का क्षरण या नुकसान, क्षति, जब भी आप कहना चाहें। फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, अब ये जो दिक्कत आ रही है या जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों आ रही है, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं या कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो अपने लालच की पूर्ति के लिए या उसको संतुष्ट करने के लिए रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइज करने पर लोगों को मजबूर कर रहे हैं और खुद भी उसका ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो उसके कारण से डिप्लीशन इन रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं उनकी क्वांटिटी में अत्यधिक कमी आई है। तो ये पहली मेजर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, accumulation of resources in few hands which divides the society into rich and poor। जब रिसोर्सेज जो हैं वो कुछ हाथों में होते हैं, इन फ्यू हैंड्स, एक्यूमुलेशन मतलब पोजीशन या ओनरशिप, जब हम कुछ हाथों में या कुछ इंडिविजुअल्स को दे देते हैं तो फिर वो क्या करता है, सोसाइटी को, समाज को डिवाइड करता है, बांटता है, गरीब और अमीर, अमीर और गरीब में बांटता है। तो ये इसका दूसरा सेकंड मेजर प्रॉब्लम है कि जब हम कुछ हाथों में या कुछ इंडिविजुअल्स को एक्यूमुलेट करते हैं रिसोर्सेज, तो फिर सोसाइटी टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक पार्ट होता है रिच, दूसरा होता है पुअर, गरीब। थर्ड मेजर प्रॉब्लम है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। जो अनियंत्रित या जो भेदभावपूर्ण एक्सप्लॉइटेशन या उपयोग जो है या उपभोग जिसे कहते हैं संसाधनों का, वो किस तरफ ले जाता है, वैश्विक और पारिस्थितिकीय संकटों की तरफ लेके जाता है। क्राइसिस यानी संकट या आपदाएं जो वैश्विक स्तर पे देखी जाती हैं, विश्व लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे देखी जाती हैं, और इसमें दिक्कत होती है इकोलॉजी में, पारिस्थिति में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग ये सबसे मेजर इशू है प्रेजेंट टाइम का, जो क्रिएट हुआ है नेचर को जिस तरह से हमने ओवर यूटिलाइज किया है या अत्यधिक उसका उपभोग किया है, उसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग जो है, इसका एक सीधा सा मीनिंग होता है वर्ल्ड के टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट होना, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। उसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं, जो इंडस्ट्रियाँ बढ़ रही हैं या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका जो इंक्रीजमेंट है उसके कारण से बढ़ रहा है, जो ओवर या ज़्यादा जो कार्बन का उत्सर्जन है उसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है, बहुत सारे रीजन हैं उसके। ओजोन लेयर डिप्लीशन, जो एनवायरनमेंट की ओजोन परत है उसके अंदर क्षरण या क्षति हो रही है, या वो बीच में से उसके जो होल है वो क्रिएट हो गया है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण क्रिएट होता है जब हम इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन करते हैं रिसोर्सेज का। और भूमि का क्षरण, मतलब इसकी जो ग्रेड है, पहले जो भूमि जिस लेवल की होती है या जिस ग्रेड की होती है उससे लो लेवल पे चली जाती है, मतलब पहले जो ज़मीन है वो फर्टाइल होती है, लेकिन रिसोर्सेज का जब अपन ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं या इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो वो फर्टाइल की जगह कैसी हो जाती है, बैरन में कन्वर्ट हो जाती है या फिर वेस्टलैंड में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फॉर ए सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक ऐसा जीवन या ऐसे जीवन की गुणवत्ता या क्वालिटी जो बनाए रखी जा सके लॉन्ग टर्म तक, एंड ग्लोबल पीस एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल। तो एक बराबरी का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण जिसे अपन कहें संसाधनों का, वो अब आवश्यक हो गया है, एसेंशियल हो गया है, जरूरी हो गया है कि हम जितने भी रिसोर्सेज हैं ग्लोबल पीस के लिए हमें क्या करना होगा, उन रिसोर्सेज का एक इक्विटेबल या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। किसके बीच में, सभी जो सिटीजन्स हैं या ह्यूमन बींग हैं उनके बीच में। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है वो है फॉर यूजिंग रिसोर्सेज जुडिशियली, हमें न्यायपूर्ण ढंग से जो रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग करना है। वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और हमें सस्टेनेबल का मतलब होता है बनाए रखा जा सके, ऐसा नहीं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और उस डेवलपमेंट के हमें साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं। वो जब डेवलपमेंट है, जब वो ऐसा होता है कि चलो जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो अप भी हो रहा है और नेचर को भी नुकसान नहीं पहुंच रहा है ज़्यादा, वो डेवलपमेंट जो होता है उसको कहते हैं बनाए रखे जा सकने वाला डेवलपमेंट या विकास। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें करना होगा। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स, इसका अर्थ क्या होता है या डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट
ऐसा विकास जो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए हो, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और इस तरह का डेवलपमेंट हो जो आज हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, लेकिन वो कोई समझौता नहीं करे किसके साथ में, भविष्य की जो जनरेशन या पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं के साथ में। ऐसा नहीं है कि सभी रिसोर्सेज को हम ही काम में लेने और जो फ्यूचर जनरेशन हैं वो फिर उनका उपयोग ही नहीं कर पाए या उनको देखे ही नहीं या उनका नाम भी नहीं सुने। तो इस तरह का डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए जो कि क्या करे, बिना पर्यावरण को डैमेज किए हुए हो डेवलपमेंट या विकास हो, और उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो फ्यूचर जनरेशंस की नीड के साथ में। तो वो जो डेवलपमेंट है वो कहलाता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यदि आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप लिखेंगे डेवलपमेंट शुड टेक द प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो ये आज जो है इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट ड्यू टॉपिक्स हैं इस लेसन के, उनके नोट्स के बारे में चर्चा करेंगे। आई होप जितना हमने इस वीडियो में कवर किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार इनको आप अभी जैसे ही वीडियो खत्म करें उनको एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। कोई डाउट हो तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए या कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स के साथ। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।